तो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम आपका जो क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का सेट 2 लेके सॉल्यूशन लेके आए हुए हैं, वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। और इससे पहले मैंने सेट 1 का करवा दिया था कंप्लीट और उसका पीडीएफ भी आप लोग को दिया, ठीक है। आज हम सेट 2 करेंगे और आपको मैं बता दूँ कि 1 से 7 तक लिखिए, आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ये एग्जाम में याद रखिएगा, सभी 2-2 नंबर के हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया। 8 से 14 तक में भी किन्हीं 5 को बनाने 3-3 अंक वाले, और 15 से 19 तक में किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देना है जो 5-5 अंक वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सीधे सॉल्यूशन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि एक छात्र द्वारा 4 विषयों में प्राप्तांक दिया हुआ है, तो इसके माध्य प्राप्तांक ज्ञात करना था, है ना। तो माध्य आप लोग को बता दें, फॉर्मूला यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। माध्य बराबर क्या होता है, फॉर्मूला देखिए मैं बता दूँ। माध्य बराबर क्या होता है बच्चों, सभी प्रेक्षणों का योग। क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का, है ना, योग, और डिवाइडेड बाई प्रेक्षणों की संख्या, डिवाइडेड बाई प्रेक्षणों की संख्या। आप लोग समझ में आ गया होगा। तो सभी प्रेक्षण को हम जोड़ देंगे, 10, 15, कितना है, 10, 15, 20 और 15 + 5। और कितने प्रेक्षण है, 1, 2, 3, 4, 4 प्रेक्षण है। देखिए आप, 1, 2, 3 और 5, 4। तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, सभी जोड़िएगा तो 50 आएगा। और 50 को जब 4 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आता है, 12.5, ठीक है। तो यही आपका माध्य हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, लॉरेंज वक्र क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है लॉरेंज वक्र क्या है। तो लॉरेंज वक्र देख लीजिए। लॉरेंज वक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय विषमता को ज्ञात किया जाता है। जो आय में विषमता होती है ना, कम ज़्यादा जो होता है उसको ज्ञात किया जाता है। इसे संचयी प्रतिशत वक्र भी कहते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर मैक्स और लॉरेंज ने आय और धन के वितरण का अध्ययन करने के लिए किया था। तो लॉरेंज वक्र क्या है, ये देश के लोगों के बीच जो आय में विषमता होती है, जो अलग अलग होता है, उसके बीच उसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आधार वर्ष को परिभाषित करना है। तो देखिए, आधार वर्ष किसे कहते हैं। आधार वर्ष से हमारा आशय उस वर्ष के विशेष से है ना, उस वर्ष विशेष से होता है जिसको आधार मानकर हम आर्थिक क्रियाकलापों की तुलना करते हैं, है ना। जिसको आधार मानकर हम क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाकलापों की तुलना करते हैं। अतः आधार वर्ष का चुनाव अत्यंत सफलतापूर्वक करना चाहिए। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या पूछ रहा है कि निर्धनता निवारण के लिए सरकार द्वारा चलाए गए एक कार्यक्रम के नाम लिखिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ठीक है। अगला देखिए, मानव पूंजी निर्माण के एक स्रोत का नाम लिखना है, तो हो जाएगा शिक्षा में निवेश। आगे देखिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई। नाबार्ड का स्थापना पूछ रहा है ना। नाबार्ड आप लोगों को पता होगा, NABARD नाबार्ड, है ना। तो नाबार्ड का देखिए क्या होता है, स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड नामक अभियान किस देश में शुरू किया गया था। तो हो जाएगा 1958 ईस्वी में, चीन में 1958 ईस्वी में। अब देखिए, खंड खा में हम लोग बढ़ गए हैं, सभी 3-3 नंबर वाले प्रश्न है, 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो देखिए, माध्यिका के 2 गुण और 2 दोष लिखने हैं आपको। तो माध्यिका के 2 गुण और दोष निम्नलिखित हैं। माध्यिका के गुण, पहले आप माध्यिका के गुण देख लीजिए। यह समझने तथा गणना करने में सरल है, इसे बिंदु द्वारा व्यक्त किया जा सकता है ना माध्यिका को। और दोष क्या है कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित करना जरूरी है। ऐसा करना कई बार कठिन समस्या बन जाता है ना। और देखिए, यह श्रेणी के सभी आंकड़ों पर आधारित नहीं होता, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन और 10th नंबर क्वेश्चन बच्चों आप लोग का न्यूमेरिकल है। तो ये न्यूमेरिकल आप लोग समांतर माध्य और माध्य विचलन आप लोग को अलग से बताया जाएगा, क्योंकि ये वीडियोस में सिर्फ थ्योरी में बता रहा हूँ। तो ये आपको दोनों न्यूमेरिकल है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11th नंबर में, ठीक है। कि सूचकांक के कोई 3 लाभ आपको बताने हैं। तो सूचकांकों के निम्नलिखित लाभ होते हैं। मुद्रा के मूल्य की माप, है ना। सामान्य मूल्य स्तर में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक स्थिति की तुलना की जाती है। चलिए देखते हैं। रहन संबंधी समस्या, सूचकांकों की तुलना करके समाज के किसी वर्ग के रहन सहन में होने वाले परिवर्तनों का अनुमान लगाया जाता है। तीसरा नंबर में देखिए, मजदूरी निर्धारण में उपयोगिता होती है ना। सूचकांक वास्तविक आय में होने वाले परिवर्तन का सूचक होता है, अतः मजदूरी व वेतन के निर्धारण में इनसे बहुत अधिक सहायता मिलती है, ठीक है। 12th नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है, निरपेक्ष और सापेक्ष निर्धनता में अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए अंतर क्या है। सापेक्ष निर्धनता में से आशय विभिन्न वर्गों, प्रदेशों तथा अन्य देशों की तुलना में पाई जाने वाली निर्धनता से है ना। मतलब इसमें तुलना होता है, क्या होता है, तुलना।
जैसे कि यहाँ पे देखिए आप समझ पा रहे होंगे, जिस देश के या वर्ग के लोगों का जीवन निर्वाह निम्न स्तर का होता है वो सापेक्ष रूप से निर्धन होते हैं। मतलब यहाँ पे तुलना की बात की गई कि अगर यहाँ पे कोई 10 देश हैं, उसमें से अगर 5 देश अगर अच्छे से हैं तो उसके सापेक्ष देखा जाता है कि बाकी अगर बाकी देश का देखा जाता है कि जैसे इस देश का देखना है, यहाँ पे 5 देश का औसत आय अगर 20,000 है पर मंथ, और इस देश का अगर देखना है इसका औसत अगर 12,000 है, तो ये इन सभी के मामले में इन सभी की तुलना में निर्धन है, तो वही सापेक्ष हो गया, है ना। आगे चलिए हम लोग निरपेक्ष देखते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है कि माना अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय $34,870 है, वही मैं बता रहा था, और भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है, $330 है। तो भारत सापेक्ष रूप से निर्धन है, बहुत निर्धन है। अब निरपेक्ष निर्धनता चलिए देखते हैं, है ना, कि निरपेक्ष निर्धनता से आशय किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए निर्धनता की माप से है। भारत में निरपेक्ष निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निर्धनता रेखा की अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है। निर्धनता रेखा देखिए, निर्धनता रेखा वह है जो उस व्यक्ति, है ना, प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय को प्रकट करती है। निर्धनता रेखा क्या है, ये देखिए ध्यान से सुनिएगा, प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय, इसके द्वारा लोग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकते हैं, तो ये निर्धनता रेखा कहा जाता है। जो निर्धनता रेखा से भी नीचे आते हैं वो अत्यंत गरीब होते हैं और उनके लिए सरकार कुछ कुछ सुविधाएं भी देती हैं, है ना। कृषि विपणन से आपका क्या अभिप्राय है, तो कृषि विपणन एक प्रक्रिया है ना। क्या प्रक्रिया, देखिए, जिसमें देश भर में उत्पादित कृषि उत्पादों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, है ना, परिवहन, बैंकिंग, वर्गीकरण और वितरण शामिल है। भारतीय कृषि बाजार अक्षम और कुछ हद तक आदिम काल के हैं। न्यूनतम समर्थन कीमत गेहूं और, है ना, चावल के पक्षों में पक्षपाती है। व्यावसायीकृत भारतीय कृषि ने संसाधन पूर्ण क्षेत्रों को अधिक लाभान्वित किया। पिछड़े क्षेत्रों में विपणन संरचनाएं काफ़ी हद तक व्यावसायिक रूप से कार्य नहीं करते। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ से देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में किसानों को साख की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो किस लिए पड़ती है, देखिए निम्न कारणों से पड़ती है। तो किसानों को बीज, खाद इत्यादि खरीदने के लिए साख की आवश्यकता पड़ती है। मतलब साख मतलब कि पहुंच। आगे देखिए, भारत किसानों को कृषि के महंगे औजार, पशु खरीदने के लिए साख की आवश्यकता पड़ती है। किसानों को कुआं, तालाब, बांध, मकान की भूमि की घेराबंदी इत्यादि करने के लिए साख की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ से देखिए 15 और 16 नंबर यहाँ से लेंदी क्वेश्चन शुरू हो गया है। 3 प्रश्न आपको बनाने हैं, सिर्फ 5 अंक वाले। तो ये देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल है, तो ये मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। यहाँ पे आंकड़ा बहुलक का निकालना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि अगले वीडियो में बनाया जाएगा। फिर 16 भी इसी तरह का है, देखिए 16 भी न्यूमेरिकल ही है। चलिए 17 में चलते। ये देखिए 17 में पूछ रहा क्या निर्धनता और बेरोजगारी के बीच कोई संबंध है, तो समझाना है, ठीक है। दोनों के बीच अगर कोई संबंध है तो समझाना है, निर्धनता और बेरोजगारी से, ठीक है। तो देखिए निर्धनता और बेरोजगारी के बीच वित्तीय संबंध है ना। यदि एक व्यक्ति बेरोजगार है तो उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होगा, वह अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं खरीदने में भी सक्षम नहीं होगा, अतः वह निर्धन ही बना रहेगा। क्या बोल रहा है कि निर्धनता और बेरोजगारी के बीच क्या है, वित्तीय संबंध है। कैसे भी नीचे चित्र में भी मैं दिखा दूंगा कि यदि एक व्यक्ति बेरोजगार है तो उसके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होगा। जो अगर बेरोजगार है तो उसको आजीविका चलाने के लिए कोई साधन नहीं होगा, वह अपने जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं खरीदने में भी सक्षम नहीं होगा, अतः वह निर्धन ही रहेगा। तो एक दूसरे से जुड़ाव है, देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या है निर्धनता, यहाँ पे से देखिए कि आय का कोई साधन नहीं है, बेरोजगारी है ना। बेरोजगार है तो आय में कोई साधन नहीं है, आधारभूत आवश्यकता पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो निर्धन ही है, और शिक्षा और कौशल की कमी के कारण ही कोई बेरोजगार रहता है, ठीक है। भारत में मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएं क्या है, व्याख्या करना है मानव पूंजी निर्माण की मुख्य समस्याएं। तो देखिए भारत जैसे देश में मानवीय पूंजी निर्माण की विशेष भूमिका होती है, किंतु इस मानव पूंजी के निर्माण में अनेक समस्याएं होती हैं जो निम्नानुसार हैं। देखिए निम्न प्राथमिकता क्षेत्र, आर्थिक विकास के लिए कृषि उद्योग आधारित, है ना, आधारित संरचना आदि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने के कारण मानवीय पूंजी निर्माण पर पर्याय ध्यान नहीं दिया जाता। परिणाम स्वरूप मानव पूंजी निर्माण उचित प्रकार से नहीं हो पाता। आगे देखिए क्षेत्रीय विषमताओं का होना, है ना। मानव पूंजी निर्माण में विस्तृत पैमाने पर क्षेत्रीय विषमताएं विशेष बाधा पहुंचाती हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार की विषमताएं बहुतायत में देखी जाती है, जैसे कि शहरों में शिक्षा, स्वास्थ्य विशेष रूप में पाई जाती है, जबकि ग्रामीण अधिकांशता इन्हीं बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते रहते हैं। तो देखिए दोनों में कितना अंतर था, अभी आप देख पा रहे हैं, एक तरस रहे हैं और एक में सभी बुनियादी आपको मिल जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए पर्याप्त वित्त का ना होना, वित्त मतलब कि पैसा। देश में मानव पूंजी का निर्माण उस देश की सर्वांगीण विकास के लिए विशेष भूमिका अदा करते हैं, लेकिन पर्याप्त वित्त के अभाव में, है ना,
मानव पूंजी के निर्माण में समस्या आ जाती है। निम्न उत्पादकता का होना, निम्न उत्पादकता प्रोडक्शन कम होना, चूँकि मानवीय पूंजी निर्माण के बिना उत्पादकता में वृद्धि करना असंभव है, जो कि देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। इसमें विनियोजित तरीके से शिक्षण प्रशिक्षण देकर हम उत्पादकता को अभूतपूर्व सुधार कर सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि, देश में व्यापक जनसंख्या के लिए जितनी मानव पूंजी उपलब्ध कराई जाती है, जनसंख्या उसके अनुपात में कहीं ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, परिणाम स्वरूप यह समस्या एक सबसे बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। ठीक है, अब देखिए धारणीय विकास क्या है, इसकी अवधारणा को आपको व्याख्या करना है। तो देखिए भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भावी मतलब आने वाली पीढ़ियाँ, तो आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान समय में इस प्रकार से प्रयोग करना जिससे आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन स्थापित हो जाए। किसके बीच? आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन स्थापित हो जाए, मतलब आर्थिक विकास भी हो और पर्यावरण का भी कोई दुष्परिणाम ना आए। ठीक है, धारणीय विकास कहलाता है। वर्तमान में धारणीय विकास एक वैश्विक दृष्टिकोण बन गया है। अब इसकी अवधारणा देख लीजिए। इसका लक्ष्य गरीबों की समग्र दरिद्रता को कम करके उन्हें चिरस्थायी सुरक्षित जीविका निर्वाह साधन प्रदान करना है, ताकि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके, जिससे संसाधन अपक्षय पर्यावरण अपक्षय, सांस्कृतिक विघटन और सामाजिक अस्थिरता न्यूनतम हो, मतलब पर्यावरण पर प्रभाव ना पड़े। तात्पर्य यह है कि धारणीय विकास का अर्थ उस विकास से है जो सभी की विशेष रूप से बहुसंख्यक निर्धनों की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे रोजगार, भोजन, ऊर्जा, जल आदि, आवास आदि की पूर्ति करे और इन वस्तुओं की पूर्ति हेतु कृषि विनिर्माण, बिजली और सेवाओं की वृद्धि सुनिश्चित करे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस तरह से मैंने आपको ये पूरा करा दिया है। और चलिए हम लोग दिखा देते हैं आपको। हमारे चैनल दोनों सब्सक्राइब कर लीजिए, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल को, है ना। यहाँ पे क्लास नोट्स और आपको सभी चीज़ें मिलेंगी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, देख लीजिए बोर्ड आभा। 2 चैनल है हमारे, और इसके अलावा देखिए 2 टेलीग्राम ग्रुप है। 2 टेलीग्राम ग्रुप है, तो ये दोनों टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ आप लोग जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, ये वीडियो के नीचे ये दोनों टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर जुड़ जाइए। इसके अलावा देखिए टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी मैं दिखा देता हूँ। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप का नाम लिख के भी सर्च करके जुड़ सकते हैं। देखिए, है ना, 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं। एक आपको ये 10th वाला में नहीं जुड़ना है, आपको जुड़ना है ये वाला मेन ग्रुप में। मेन ग्रुप का नाम क्या है? बोर्ड आभा जैक बोर्ड। क्या नाम है? बोर्ड आभा जैक बोर्ड। और एक है बोर्ड आभा जैक बोर्ड क्लास 12 चैम्प्स। तो ये दोनों सर्च करके भी आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। आशा करते हैं कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत से तैयार हो रही बच्चों। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की वीडियोज़ सभी यहाँ पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।